हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 24 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम कर रहे हैं आज की। थोड़ी सी करंट अफेयर आई नहीं है, कोई बात नहीं है कि हम खुद थोड़े से प्रोजेक्ट्स में बिजी थे और थोड़ा सा अभी वीडियोस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएगा। प्लीज थोड़ा सा मैनेज कीजिए और साथ चलिए। चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए डेली करंट अफेयर्स को हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। 24 मार्च 2025, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिक्स डिटेल्स ऑफ गार्ड एट जस्टिस वर्मा's हाउस। देखिए, जस्टिस वर्मा's हाउस जो हाई कोर्ट जो हमारा है, दिल्ली हाई कोर्ट जो हमारे पास है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनके घर में जो है, उनके जो घर में है, उनके घर में आग लगी। आग लगी कोई बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंज चीज क्या मिली वहां पे, एक बैग मिला और उस बैग के अंदर नोट मिले, करेंसी मिली, इंडियन करेंसी मिली और वो हाफ तो जल गए थे आधे। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वहां पे इतने सारे नोट क्या थे, किस लिए थे, सब कुछ थे। उसी चीज के ऊपर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेसिकली डिटेल्स मांगे गार्ड से कि आग क्यों लगी है, वो नोट कैसे थे, वो नोट कहाँ गए, किस तरीके से थे, ये किस वजह से थे। तो अभी ये न्यूज में आई हुई है और न्यूज में कवर हो रही है और इसके लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया है क्या करने के लिए, प्रॉब करने के लिए। जो हमारे पास प्रॉब है, जितनी भी हमारे पास उसके ऊपर जांच है, वो सारी की सारी कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी। देखिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, द दिल्ली पुलिस कमिश्नर्स रिपोर्टेड टू द चीफ जस्टिस जी Upadhyaya said security guard at the residence of the Justice Vermas as the residence Justice Verma saw half burnt articles। तो उसने हाफ बर्न्ट आर्टिकल्स को देखा था, किसने? गार्ड ने। एंड डेब्रीज बीइंग रिमूव्ड इन द मॉर्निंग आफ्टर द फायर्स, और जो सुबह थे जितना भी मलबा था, जितनी भी चीजें थी, वो वहां से निकाल दी गई हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे यही है कि ये जो हाफ बर्न्ट जितने भी आर्टिकल्स थे, जो करेंसी थी, वो क्या थी क्या नहीं थी, इसी के ऊपर प्रोब है। और मोस्टली उसके ऊपर भी प्रोब है कि आग किस तरीके से लगी, कैसे नहीं है। तो आई होप आप समझ पाए होगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या हमारे पास गार्ड से किस तरीके से डिटेल्स मांगने स्टार्ट की है। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड्स पे जाना स्टार्ट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट को क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, वुमेन्स ने क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, वुमेन्स ने स्टीरियोटाइप को ब्रेक डाउन कर दिया। भाई, स्टीरियोटाइप किस तरीके से? देखिए, बॉडीगार्ड्स या जितने भी हमारे पास बाउंसर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास बाउंसर्स होते हैं, देखिए कहा जाता है कि बाउंसर्स का काम किसका होता है? मेल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पावर की जरूरत होती है, मसल्स की जरूरत होती है और मेल के अंदर मस्कुलर पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारे पास केरला है, केरला ने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, इस स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक डाउन कर दिया है और अपने एक बाउंसर्स रखने स्टार्ट, यानी केरला में बाउंसर्स की एक टीम है, फीमेल बाउंसर्स की एक टीम है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है। देखिए, आप यहाँ पर एक चीज पे इंटरव्यू के लिए अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन बाउंसर्स क्यों आ रही हैं आज के समय पे। देखिए, आपको पता होगा कि अब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सोसाइटी के अंदर जो गर्ल होती हैं, जो लेडी होती है, जो वुमेन होती है, वो ओपनली क्या हो रही हैं, किसी भी समय पे खुल के, मतलब किसी भी समय पे ओपनली कहीं पर भी जा रही हैं या पब्स में या जैसे चीजों में जा रही हैं। वहां पर जैसे ही जाती हैं, तो वहां पर जो मेल गार्ड होते हैं, उनके लिए उनको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, लड़ाई झगड़े तो हर एक में होता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी चीज के हो, तो उसमें तो रहता ही है। तो मेल को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेल फीमेल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उनके लिए जो फीमेल बाउंसर्स है, वो ज्यादा हाईलाइटेड आ रही है, वो ज्यादा आगे आ रही हैं, ताकि फीमेल को भी कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से कहीं पर भी, कोई भी पुलिस में भी कहा जाता है कि आपको अगर किसी भी घर में जाना है, अगर वहां पे लेडी ही है, तो आपको एक लेडी कांस्टेबल या कोई भी एक लेडी एसआई के साथ वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे पास केरला या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हमारे पास पब्स हैं या जितने भी पार्टी हॉल्स हैं, सभी के सभी किसको प्रेफर कर रहे हैं? फीमेल बाउंसर्स को प्रेफर कर रहे हैं फॉर हैंडलिंग फीमेल ऑडियंस। और फीमेल हमारे पास इनकी जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स, जो फीमेल क्लाइंट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए सारी की सारी चीजें करी ही जा रही हैं। चलिए, जो एक नई पहल है हमारे पास, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो गया है और सोसाइटी के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट हम स्लाइड के ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। केरला हाई कोर्ट अपहोल्ड्स, केरला हाई कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है किसको? गवर्नमेंट के डिसीजन को। कौन सा गवर्नमेंट का डिसीजन? गवर्नमेंट डिसीजन लोकल बॉडीज के अंदर क्या कर रही थी? सीट को इंक्रीज कर रही थी। देखिए, अगर मैं बात करूं तो लोकल बॉडीज हमारे पास कौन कौन सी होती है? देखिए, लोकल बॉडीज हमारे पास होती है पंचायत, हमारे पास होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे पास होगी म्युनिसिपैलिटीज, हमारे पास होगी
ये सारी की सारी हमारे पास कौन-सी होती है, लोकल बॉडीज़ होती है। ये मैंने क्यों डाली है, देखिए इसके ऊपर तो हम बाद में बात कर लेंगे कि जितनी सीट है वो है। मैंने इसको डाला है बेसिकली किसकी वजह से, पंचायत की वजह से। देखिए, पंचायत के अंदर सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप आता है कि कौन से शेड्यूल से हमारे पास होती है। पंचायत हमारे पास 11th शेड्यूल से होती है। आगे बात समझ में और कौन-सी अमेंडमेंट से आई? 73rd अमेंडमेंट से आया है और 73rd अमेंडमेंट बहुत बार पेपर में बताया जा चुका आ चुका है। 1992 के अंदर ये अमेंडमेंट होना स्टार्ट हुआ था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर पंचायत को डाला गया था। कॉन्स्टिट्यूशनली एक बॉडी कहा गया था उसको। बाकी बात समझ गए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और बात बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे कि पंचायत के ऊपर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। हमारे पास एक हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है हमारे पास, एक ग्राम पंचायत होती है, एक हमारे पास कौन से होते हैं, पंचायत समिति होती है हमारे पास, पंचायत समिति हमारे पास होती है और एक जिला परिषद हमारे पास होता है। तो जिला परिषद जो हमारे पास होता है, जिला परिषद जो हमारे पास होता है, देखो ग्राम पंचायत होती है एक स्मॉल गाँव के लिए, जो स्मॉल विलेज होता है। जो पंचायत समिति होते हैं वो तो छोटा-सा जो विलेज होते हैं, 2-3 विलेज मिला करके जो मिलते हैं वो पंचायत समिति मिलते हैं। और कई सभी गाँवों को मिला करके एक जिला जो बनता है वो हमारे पास कौन-सा होता है, वो जिला समिति के अंदर आना स्टार्ट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है, क्या नहीं है। और एक और बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसके अंदर, अगर इसके अंदर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पंचायत से जो आर्टिकल होते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक होते हैं। यहाँ तक चलता है बिल्कुल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी ये सब कुछ चलता है जो कि इसकी पावर्स, पंचायत की पावर, पंचायत की फंक्शंस और पंचायत किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, कितनी-कितनी पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसके अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो इसमें भी इसने देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, द पिटिशनर्स contended that a provisions in article 473C of the constitution once create a obligations upon the government to see it to a uniform ratio between the populations of the territory। देखो ये बिल्कुल है, कहता है कि सीट इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो आर्टिकल 273 है वो ये बताता है कि भाई आप ऐसे ही पंचायत की सीट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिकल ये कहता है कि देयर इज सम रेशियो बिटवीन व्हाट, सीट एंड द पॉपुलेशन, कि जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा ना, जैसे एक मैं आपको इसको बिल्कुल समझाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे कोई एक एरिया है, आगे बात समझ में, कितने भी स्क्वायर फुट एरिया है। जैसे इस एरिया के अंदर बेसिकली 5000, यहाँ पे 5000 पीपल रहते हैं, 5000 पीपल रहते हैं और गवर्नमेंट क्या होते हैं, इस रेशियो के हिसाब से कहते हैं कि आपको रेशियो करना है, क्या रेशियो करना है कि आपको 500 पीपल के ऊपर एक सीट रखनी है। 500 पीपल के ऊपर कौन सी सीट रखनी है, एक सीट रखनी है। तो 500 पीपल के ऊपर एक सीट रखनी है, तो कितनी सीट होगी यहाँ पे, अरे जी देख लो, रेशियो निकाल लो, 5000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 500 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल 10 सीट्स हमारे पास आ जाती है। तो कितनी सीट आ गई, 10 सीट। और जब अभी जो हमें सेंसस की बात हमारे पास चल रही है और सेंसस इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, अब हमें पता है कि 2011 के अंदर हमारे पास सेंसस हुआ था, दूसरा सेंसस अभी हमारे पास जो 2025 के अंदर हो रहा है, और कुछ जो स्टेट्स हैं वो जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो भी कर रही है। तो उसके हिसाब से ही जो केरला गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, और उस इंक्रीज होने के बाद हमारी सीट्स भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, रोक दिया है, क्योंकि पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल की है उसके ऊपर। आई होप आप इसके बारे में सब कुछ समझ पाएंगे कि क्यों केरला हाई कोर्ट ने इस चीज को स्टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट हम आना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास दैट इज इंडिया, दैट इज कॉल्ड इंडिया इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनीज गुड्स टू 5 ईयर, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लगा दिया है इंडिया ने, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। देखिए बेसिकली होता क्या था, सपोज करते हैं हमारे पास इंडिया है, सपोज करते हैं, ये मैं थोड़ा सा मैप ऐसे ही बना रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा हमारे पास देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये दिस वन, ये हमारे पास इंडिया है और ये हमारे पास पूरा का पूरा चाइना है। ये हमारे पास यहाँ पे भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार एंड सो ऑन। यहाँ से जितनी भी चीजें आती है ना, उनके ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। देखिए वो इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगती है, लेकिन जब चीज यहाँ से यहाँ पे आती है ना, तो वो डंप्ड भी होती है, वो थोड़ी सी खराब होती है, थोड़ी सी चीजें होती है। उस डंपिंग को रोकने, वो डंप होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो चीज सपोज करते हैं जो 100 रुपीट की है और डंप होने के बाद वो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी कम होगी, जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे कम की देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खराब हो गई, उसकी चीजें वो हो गई है। उससे बचने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, ताकि नुकसान किसका, जो मर्चेंट्स हैं, जो हमारे पास व्यापारी हैं, उनका ज्यादा इसके ऊपर नुकसान ना हो। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज गुड्स के ऊपर, चाइना के आने वाले इंपोर्ट होने वाले गुड्स के ऊपर इंडिया ने क्या कर दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगा दिया है। ठीक है ना, तो इसको लगाया किसने है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाया है। और कौन सा डिपार्टमेंट इसको डील करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड
रेमेडीज, तो डायरेक्टर जो ट्रेड के ऊपर जितने भी काम करते हैं और इसके ऊपर जो सॉल्यूशन चाहिए तो वो ना हमारा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का और स्पोर्ट्स का हमारे न्यूज में, हमारे डेली करंट अफेयर में एक चीज जरूर आती है आपके पास, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, पर्सनैलिटीज आती ही आती है आपके पेपर में, तो ध्यान से बिल्कुल देखिए। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है आर के श्री राम कुमार। आर के श्री राम कुमार क्या बजाते हैं जी? हाथ में बिल्कुल देख रखा है। क्या बजाते हैं ये अपना बजाते हैं वायलिन, हमारे पास बजाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? हाथ में है इनके पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बजाना स्टार्ट करे हैं। वो वायलिन, वायलिन हमारे पास है, ये बजाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? अब वायलिन ये बजाना स्टार्ट करते हैं तो इनको यहाँ पे क्यों डाला गया है? इनका है ये इनको मिला है संगीता कला निधि, संगीता कला निधि अवार्ड, संगीता कला निधि अवार्ड इनको मिलना स्टार्ट हुआ है। संगीता कला निधि अवार्ड हमारे पास कौन सा आता है? संगीता कला निधि अवार्ड 2 में ही मिलता है। इसको बिल्कुल एक चीज़ को ध्यान में रखें, ये अवार्ड 2 में ही मिलता है। एक मिलता है वोकल में, यानी कि जो सिंगर है, और एक मिलता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो इनको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिला है और ये क्या बताते हैं? वोलन। इसके अंदर ना मैंने ये न्यूज़ 2-3 वजह से रहे थे। एक तो इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो एक तो बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें कि आर के श्री राम कुमार जी का नाम जब भी आएगा तो हम किसके बारे में ज़्यादा ध्यान करेंगे? वोलन के बारे में ध्यान रखेंगे। और ये है कहाँ के? ये है कर्नाटका के, ये कर्नाटका के हैं और कर्नाटका एकेडमी घराना से ही ये बिलोंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एम एस सुब्बलक्ष्मी के साथ भी बजाया हुआ है। एम एस सुब्बलक्ष्मी भी है कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस सुब्बलक्ष्मी हमारे पास। और जब भी हमारे पास आता है इससे बारे में, एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में हमेशा किसी न किसी एग्जाम्स में पूछ लिया ही जाता है। ये हमारे पास वोकलिस्ट थी, ये हमारे पास कौन सी वोकलिस्ट थी? और सबसे पहले एक बात बताओ तो ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी, कौन सी थी हमारे पास? फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला था। जिनको क्या मिला था? भारत रत्न। म्यूजिक के अंदर भारत रत्न पहला एक फीमेल को जो मिला था वो एम एस सुब्बलक्ष्मी थी। और इनको भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एक बात आपको बता दूं, कभी भी सिविलियन अवार्ड के बारे में बात आए, सिविलियन अवार्ड के बारे में बात है तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। तो इनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब दोनों को, जो ये सारे के सारे इनको मिले हुए हैं। तो नेक्स्ट एक और बात ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन रही है जिन्होंने बेसिकली किस में परफॉर्म किया है? यूनाइटेड नेशन। इन्होंने परफॉर्म किया है नेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी इन्होंने क्या किया हुआ है? परफॉर्म किया हुआ है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जब भी एम एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में बात आएगी तो वोकलिस्ट थे, फर्स्ट म्यूजिक एशियन थे जिनको भारत रत्न मिला था। और आर के श्रीरामन जो हमारे पास थे, वो कौन थे? वो वायलिनिस्ट थे जिन्हें अभी रिसेंटली संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है। ये भी आ सकता है कि संगीत कलानिधि अवार्ड किससे रिलेट करता है, तो ध्यान रखेंगे कि संगीत कलानिधि अवार्ड म्यूजिक से रिलेट करता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वोकल के अंदर ही ये देना स्टार्ट करता है। आई होप आपको इसे समझ में आई होगी कि कर्नाटका के अंदर संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है म्यूजिक अकेडमी ने। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन जाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, डब्ल्यूटीटी जो हमारे पास वर्ल्ड टेबल टेनिस जो है, उस स्टार्ट कंटेंडर अ गुड चांस फॉर इंडियंस टू बीट हायर रैंक प्लेयर। तो जो हमारे पास ये है कॉन्स्टेंटिनी, तो इन्होंने कहा है कि जो हम वर्ल्ड जो है वह उसने स्टार्ट कराया है कंटेंडर, मतलब उसने ये कहा है कि जो इंडिया के पास ना हायर रैंकिंग प्लेयर को हराने का बहुत अच्छा मौका है। ये देखिए, इस चीज को तो मैंने इस कवर करने के लिए, तो इसके लिए हम आज कवर करेंगे इस न्यूज के माध्यम से टेबल टेनिस को। किसको कवर करेंगे? टेबल टेनिस को। देखिए, टेबल टेनिस हमारे पास क्या होता है? टेबल टेनिस बेसिकली क्या होता है? एक कोर्ट होता है हमारे पास, एक टेबल होती है हमारे पास, टेबल के अंदर जो बीच में होता है हमारे पास, ये क्या होता है? बीच में हमारे पास, टेबल के बीच में ये नेट होता है हमारे पास। नेट की जो हाइट होती है वो 6 इंच होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नेट की हाइट 6 इंच होती है। ये आता है, इसकी जो होती है ये 9 फुट होती है, और ये जो होती है 5 फुट होती है। ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे, लेंथ और ये दोनों। और एक और बात आपको बता दूं कि 1 फुट जो होता है वो 12 इंचज होता है। 1 फुट कितना होता है? 12 इंचज होता है। तो इंचज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर इसको आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आपका आंसर आएगा, आई थिंक 108 जो हमारे पास आएगा, वो इंचज इसके अंदर रचना स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास 60 इंचज इसके आना स्टार्ट होते हैं। तो 108 इंचज यहाँ पे आते हैं। और जिसको इसकी जो इसकी हाइट होती है ना, जो इसकी यहाँ पे हाइट होती है, इसकी हाइट हमारे पास होती है
मोस्टली 30 इंचेस की होती है। ये ज़्यादा नहीं आता हमारे पास, ये आता है नेट की हाइट आती है, ये आती है हमारे पास और ये आती है टेबल टेनिस के अंदर। दूसरी क्या है बॉल इसकी किसकी होती है, ये भी आता है बॉल इसकी प्लास्टिक की होती है टेबल टेनिस के अंदर और प्लास्टिक की बॉल इसका जो रैकेट होता है उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक साइड वो कैसा भी हो सकता है, वो स्मूथ भी हो सकता है और डॉटेड भी हो सकता है, ठीक है ना? वो स्मूथ भी हो सकता है और डॉटेड भी हो सकता है यानी कि पिंपल्ड भी हो सकता है ताकि बॉल की जो टर्न है उसको हम कंट्रोल कर सके। चलिए फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर हम देखना स्टार्ट करते हैं। आप एक-एक कवर करते चले जाइए। इसको मैं आपको स्पोर्ट्स के अंदर टेबल टेनिस को कवर करा रहा हूँ। टेबल टेनिस आपका जैसे कवर हो जाएगा, कुछ भी इसके अंदर नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ इसके अंदर रह गई है, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हमारे पास है, वो इसके अंदर रह गया है। फेमस पर्सनैलिटीज़ हमारे पास कौन-सा है? एक तो हमारे पास आती है मानिका बत्रा। मानिका मानिका बत्रा इसके अंदर आती है और दूसरी फेमस पर्सनैलिटी इसके अंदर मेल के अंदर हमारे पास कौन-सी आती है? मेल के अंदर हमारे पास आता है दैट इज़ कॉल्ड शरत कमाल कमल सॉरी शरत कमल अचंता। शरत कमल अचंता है। इसको क्यों आया है? क्योंकि पहली बार फर्स्ट इंडियन है जो कि टॉप 50 के अंदर आया है। फर्स्ट इंडियन टॉप 50 के अंदर आया हुआ है टेबल टेनिस के अंदर। तो अभी तक तो बोलबाला चाइना, जापान और इनका रहा है हमारे पास टेबल टेनिस के अंदर, लेकिन हम भी इनके अंदर इंप्रूव करना स्टार्ट करें। तो मनिका बत्रा को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? और शरत कमल अचंता को ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि कितना टेबल होता है, कितना क्या चीज़ रहती है। टेबल जो होता है वो वुड का बना होता है और ये भी हमारे पास वुड का बना होता है। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वॉकर, तो यहाँ पर जो है वाल्कर या वाकर प्रियंका सेट्स 35 किलोमीटर नेशनल रिकॉर्ड्स। आपको एक बात बता दूं, ये जो वॉकर है ना, ये एक स्पोर्ट्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको चलना होता है, दौड़ना नहीं होता है। ना तो जॉगिंग करनी होती है, ना दौड़ना होता है, केवल वॉक करनी होती है इसके अंदर। आगे बात समझ में? और वॉक कितने की होती है? पहले ये 50 किलोमीटर की होती थी, 50 टू 20 किलोमीटर की होती थी मेंस के अंदर पहले। और अभी जो 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक आया है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर 50 किलोमीटर की तो उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया 50 किलोमीटर की। और क्या रह गया? 20 किलोमीटर की कौन सी कर दी है? जो हर्डल रेस होती है, जो रिले जैसे हर्डल रेस रहती है, उसको उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि रिले रेस जो हमारे पास 20-20 किलोमीटर की है, वो होनी स्टार्ट हो गई है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? कि जब भी कोई एथलीट चल रहा है, तो 1 फुट जो होता है, वो ही हमेशा ग्राउंड पे होना चाहिए, दूसरा फुट कभी भी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी फुट लैंड हो, तो नी जो है वो कभी बेंड नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा पैर गिरना चाहिए। सीधा का पैर मतलब बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए। बेंड मतलब कोई भी पैर के अंदर एंगल नहीं होना चाहिए पीछे की तरफ भागते वक़्त। जैसे हम जो कभी हम स्प्रिंट लगाते हैं, तो स्प्रिंट लगाते वक़्त जो हमारा पैर का एंगल होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं गिरता है, वो बहुत फोर्स जनरेट करने के लिए थोड़ा टिल्टेड एंगल पर गिरना स्टार्ट करता है। लेकिन ऐसा उनको टिल्टेड नहीं करना, उनको कहना है कि आप फोर्स जनरेट कीजिए लेकिन सीधा पैर करके जनरेट कीजिए। जैसे वॉक करना होता है इस तरीके से वॉक करना। देखिए जो मोस्टली जो वॉकिंग जैसे होता है ना, जैसे चलते हैं हमारे पास ओलंपिक्स में बहुत से शॉट्स भी हैं, चीजें भी हैं, उनके हमारे बनने स्टार्ट हुई है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वुमेन के अंदर एक और ध्यान रखेंगे हमेशा, वुमेन के अंदर 20 किलोमीटर की हमारे पास रहती है। एक बात है, वॉकर जो है वो 20 किलोमीटर की रहती है ओलंपिक्स के अंदर। मेन के अंदर भी 20 किलोमीटर की होती है, लेकिन रिले हमारे पास होना स्टार्ट होती है। और 2020 टोक्यो के अंदर ये हमारे पास क्या हो गई थी, 20 टोक्यो के अंदर मेंस की 50 किलोमीटर खत्म हो गई थी और 20 किलोमीटर रिले आनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये 2-3 बातों का हम ध्यान रखेंगे और इसको न्यूज़ को डालने का मेरा मोटो यही था कि जो हम वॉक करें। देखिए हाँ जी, वोल्केनो इरप्ट हो चुका है। लास्ट न्यूज़ में भी आपको बताया गया है, या जो आपका लास्ट वीडियो है उसमें बताया गया है कि वोल्केनो जो इंडोनेशिया का जो लाकी लाकी वोल्केनो है, वो लाकी लाकी वोल्केनो जो है वो इरप्ट होने के उस पे था, मतलब कि जो वो था उसका डेंजर में था इरप्ट होने का, वो इरप्ट हो चुका है। देखिए वोल्केनो जब भी कोई भी बर्स्ट होता है तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर कौन-कौन से जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कौन-कौन से इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट को। एक एक तो बात वो गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, टॉक्सिक गैसेस। और एक वो ग्लोबल वार्मिंग को भी इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो है बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि सिरदर्द टॉपिक है पूरे ग्लोब का। और इसकी वजह से इंडिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज भी हो रहा है। और इसके लिए ना जैसे टर्टल है या किसी के ऊपर है, उनके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। आपको शायद एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एक बार ये किसी क्लास में मैं ग्लोबल वार्मिंग को जरूर कवर करूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हो रही है। अब देखो क्या होता है कि जैसे टर्टल होते हैं, टर्टल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। टर्टल क्या कहता है कि टर्टल के जो एग होते हैं, एग के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और उनके ऊपर क्या रहता है कि जो मेल होते हैं ना और जो फीमेल होती हैं, फीमेल जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में ही फीमेल बनना स्टार्ट होता है, वो एग नहीं तो वो मेल बनता है। और वो कौन सा होता है? वो टेम्परेचर आई होप 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है कि इसके बीच में अगर
टेम्परेचर रहेगा तो एग फीमेल बनेगा, अदरवाइज़ एग क्या बनेगा? मेल ही बनेगा। तो अब हो क्या रहा है ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने भी टर्टल आ रहे हैं वो मेल ही आ रहे हैं, फीमेल है ही नहीं। फीमेल नहीं होएँगे तो जो रेशियो होगा ना मेल और फीमेल का वो बहुत ज़्यादा चल रहा है किसके अंदर? टर्टल के अंदर, जिसकी वज़ह से आने वाले समय पे टर्टल भी क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जिस तरीके से एक्सटिंग्विश जो कैटेगरी की होती है वो उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी सीरियस इश्यू फॉर ऑल ओवर ग्लोब्स। तो चलिए हम ग्लोबल इश्यू है ये तो हम नेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं कि इससे कौन-कौन सी टॉक्सिक गैसेस देखिए सल्फर डाइऑक्साइड निकलनी स्टार्ट होते हैं, नाइट्रोजन के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलना स्टार्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो हाँ जी हमारी है ही, हर एक चीज़ कोई भी चीज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना स्टार्ट करेंगी, ठीक है ना? और इसकी वजह से ना एक इम्पैक्ट और आता है, इसकी वजह से एसिडिक रेन और होती है। एसिडिक रेन होती है, कैसे एसिडिक रेन होती है? देखिए एसिडिक रेन यूँ होती है कि जब भी होता है तो पार्टिकल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, पार्टिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और जो कोई भी बादल होता है और जब उससे बारिश आती है तो ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो एयर जो वाटर ड्रॉप होती है, उस वाटर ड्रॉप के अंदर मिल जाते हैं। जैसे वाटर ड्रॉप के अंदर मिल जाते हैं, तो वाटर का जो पीएच होता है, वाटर का जो पीएच है वैसे तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मैं आपको बता दूँ, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसका पीएच जो होता है, वो कितना होता है? वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस ये चीज़ एसिडिक सब्सटेंस क्योंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना और नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा और इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में यही चीज़ आती है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड चल रहे हैं सारे के सारे। ये नॉन मेटल ऑक्साइड चल रहे हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाते हैं, तो वो उसको एसिडिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एसिडिक बनाने की वजह से उसका जो पीएच होता है वो 5.5 या 5.4 से क्या हो जाता है लेस देन जाना स्टार्ट हो जाता है। जब भी 5.5 से लेस देन होना स्टार्ट हो जाता है पीएच तो उसका वो क्या होने स्टार्ट हो जाता है वो एक एसिडिक रेन होने स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा और उस एसिडिक रेन से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारे पास जो जितने भी लेक होते हैं उनका जो वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है तो एक्वाटिक एनिमल यानी कि फिशेज़ है वो सर्वाइव करने में मुश्किल हो जाती है। लैंड के ऊपर जब ये गिरता है ना, लैंड के ऊपर गिरता है, तो लैंड की जो पीएच होती है ना, वो भी एसिडिक हो जाती है। और एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से बता दूँ कि लैंड जो उपजाऊ होती है, जो फर्टाइल होती है, वो बेसिकली न्यूट्रल या थोड़ी-सी बेसिक में होती है। थोड़ा-सा बेसिक और न्यूट्रल हो तो बिल्कुल हो जाएगी, तो अच्छे से रहेगी। एसिडिक मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल के 6 या 5 इसके आस-पास होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी फर्टिलिटी कम हो चुकी अगर वो एसिडिक हो जाएगी तो अनफर्टाइल हो जाएगी, तो उसको उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसके अंदर क्या भी डालना पड़ता है, हमें उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ता है, CaCO3 यानी कि चॉक डालना पड़ता है। तो यहाँ पे 2-3 बातें मैंने बता दी है, टॉपिक छोटा-सा था, मैंने वास्ट कर दिया है, थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया, आई होप लेकिन एक बात आपको ज़रूर कहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स का क्वेश्चन आता है, पीएच का क्वेश्चन आता है और उस जो एसिडिक जो पीएच वो जो हमारे पास फर्टिलिटी सॉइल की होती है, उसको दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। तीनों के तीनों क्वेश्चन्स आने स्टार्ट होते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटीज़ के अंदर दिए भी हुए हैं। तो इससे मैं आपकी एनसीईआरटीज़ की नॉलेज को भी कनेक्ट करता हूँ और इसको आगे बढ़ाना भी स्टार्ट करता हूँ। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए ये यहाँ तक मैं खत्म करना स्टार्ट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ख़्याल रखिए अपना, सबका ख़्याल रखिए और एक और बात आपसे प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियोज़ के ऊपर आपको किसी भी अलग टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या कोई भी कॉन्सेप्ट्स है, कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है या कोई भी आपको इश्यू है तो आपको उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे हमारी मेहनत भी दिखेगी और हमें खुशी भी लगेगी। तो आई होप आपने ये चीज़ समझी होगी। ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।